आप सत श्री अकाल, राम राम, खमागणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे तारों का निर्माण। हम पढ़ रहे हैं पृथ्वी के निर्माण और उत्पत्ति। सबसे पहले हमने ग्रहों के निर्माण के लिए कुछ सिद्धांत कल हमने पढ़ लिए और आज हम पढ़ेंगे तारों का निर्माण। देखो दोस्तों, आपको पता है मैं थोड़ा सा बिजी रहती हूँ, हेक्टिक थोड़ा सा शेड्यूल हो जाता है, स्कूल और फिर अदर काम भी होते हैं खुद के, और फिर मैं वीडियो का मतलब बनाती हूँ। मैं कह रही थी वीडियो का निर्माण करती हूँ, ठीक है। किताबी लैंग्वेज पढ़ के बोली भी किताबों जैसी हो जाती है, ठीक है। तो हम ना मैंने सोचा है कि फिर ना मैं अगर आपको डेली के लिए प्रॉमिस करूँगी तो डेली वीडियो नहीं आ पाएगा, तो आप लोग वेट करोगे। तो हम ऐसे करेंगे कि एक दिन छोड़ के एक दिन मेरा वीडियो आ जाएगा, ताकि ना मैं एक साथ, जैसे एक वीक में अगर मेरे 4 वीडियोज़ आने हैं तो मैं 4 वीडियोज़ मैनेज भी कर सकती हूँ। एक साथ भी 2 वीडियो बना के ऐसे रख लूँ, जिस दिन भी मुझे टाइम मिले उस दिन मैं रिकॉर्ड करके रख लिया करूँगी, ठीक है। तो जैसे एक वीक में हम 4 वीडियो करेंगे तो एक लेसन भी कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने ये सोचा है कि जैसे जैसे मैं वीडियो बनाऊंगी, हाँ, हर वीडियो का मतलब के क्वेश्चन भी तैयार करती रहूँगी, और हर संडे को एक छोटा सा मिनी क्विज रख लेंगे, जो हमने एक वीक में पिछले वीक में पढ़ा है उसी वीक में से, है ना। और संडे को वो आपको मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पीडीएफ वगैरह ऐसा कुछ मिलेगा। मैं एक फ़ोटो डाल दूँगी कम्युनिटी में, और उसमें मैं आपके लिए 10 क्वेश्चंस डाल दूँगी, और उन क्वेश्चंस के आंसर आपको कम्युनिटी बॉक्स में ही देने होंगे, या फिर एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दूँगी, जैसे भी सूटेबल होगा। इस संडे तक देखते हैं, और ताकि मतलब एक रिवीजन हो जाए कि हमने एक वीक में ये पढ़ा है, ठीक है। तो हमारे वीडियोस आएंगे एक दिन छोड़ के एक दिन, और मैं कोशिश करूँगी 15 मिनट से ज़्यादा बड़े हमारे वीडियो नहीं हो, ताकि आप लोगों को बोरियत नहीं हो, क्योंकि अभी हमारी एग्ज़ाम पास में नहीं है, तो हम आराम आराम से चलेंगे। देखो, आप कितनी भी बड़े राइटर्स की किताबें पढ़ लो, कितनी भी बड़ी कोचिंग्स के नोट्स खरीद लो, लेकिन जो हमारा बेस है और जो हमारे यूँ सोचो कि पेपर में 70% क्वेश्चन है ना, इन्हीं एनसीईआरटीज़ में से आ जाते हैं। क्यों इन्हीं एनसीईआरटीज़ का मतलब क्या है, चाहे आप राजस्थान अध्ययन की पढ़ लो चाहे ये पढ़ लो, मतलब ये हमारा बेस है, असली चीज़ें यही है, इन्हीं में से आ जाता है। बाकी भी 30% क्वेश्चन ज़्यादा डीप दे देते हैं, वो अलग बात है, बाकी ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं में से आ जाता है। तो आप लोग मतलब ऐसे हल्के में लेते हो एनसीईआरटीज़ को कि यार ये तो मैडम अभी एनसीईआरटीज़ ही पढ़ा रही है, जब नोट शुरू करेंगे तब देखेंगे। यार ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें, मतलब 4 चीज़ें हमारी भौतिक भूगोल लगभग इनमें कंप्लीट हो जाती है, और उसके बाद में जो हमारी नगरीय भूगोल है, कृषि भूगोल है, वो सब अलग है, वो सब अलग चलेंगे, वो मैं मानती हूँ। लेकिन इनके लिए कम से कम आप इन चीज़ों को, मतलब ये जो बुक्स पढ़ाई जा रही है उसको ध्यान से पढ़ो। उसके बाद वाला सिलेबस हम उसी तरह से शुरू करेंगे कि जो आपको किताबें रेयर उपलब्ध होती है, जैसे इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी के टॉपिक्स है वो कवर कर लेंगे, है ना। मतलब कृषि भूगोल के सिद्धांत कवर कर लेंगे। इसी तरह से मैं चलूँगी, और मतलब कोशिश करूँगी अपनी तरफ से कि चैनल को कंटिन्यू रखूँ, ठीक है। तो तारों का निर्माण शुरू कर दें। एक बार मैं डाटा ऑफ कर देती हूँ। हाँ, तो अब हम शुरू करते हैं। प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा और पदार्थ का वितरण समान नहीं था। घनत्व में आरंभिक भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थ का एकत्रण हुआ, और यही एकत्रण आकाश गंगाओं के विकास का आधार बना। एक आकाश गंगा में असंख्य तारों का समूह होता है, और आकाश गंगाओं का विस्तार इतना अधिक है कि उनकी दूरी हजारों प्रकाश वर्षों में, लाइट ईयर्स में मापी जाती है। एक अकेली आकाश गंगा का व्यास जो होता है 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच में हो सकता है। और एक आकाश गंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है, जिसे निहारिका कहा गया है। क्रमशः इसी बढ़ती हुई निहारिका के गैस के झुंड विकसित हुए, और यह झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने, जिनसे तारों का निर्माण प्रारंभ हुआ। और ऐसा विश्वास किया जाता है कि तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व हुआ, ठीक है। तो इसमें यह बोला गया है कि सबसे पहले जो हमारे चारों तरफ पदार्थ घूम रहे थे वो एक घनत्व में नहीं थे, मतलब सघनता नहीं थी। धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण बल आई, और गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप पदार्थ जो है वो पास में आने लगे, और पास में आने लगे तो एक झुंड का निर्माण होने लगा, जिसको शुरू में हमने निहारिका कहा, फिर थोड़े थोड़े बादल से बने, गुच्छे से बनने लगी, और फिर आकाश गंगाएं बनने लगी। आकाश गंगा होती क्या है? तारों का एक समूह होती है। आपको पता है हम जिस ब्रह्मांड, मतलब हम जिसमें रहते हैं वो हमारी आकाश गंगा है, जिसमें हमारे जैसे कई सारे, मतलब हमारा जो सूर्य है जिसके चारों तरफ 9 ग्रह हैं, ऐसे कई सारे सूर्य, ऐसे कई सारे तारे और ऐसे कई सारे ग्रह होंगे हमारी आकाश गंगा में।
और हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है। और इस ब्रह्मांड में हमारे जैसे न जाने कितनी आकाशगंगाएं हैं, तो सोचो ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा। तो इसने वही बताया कि आकाशगंगा जो होती है वो तारों का समूह होती है, और आकाशगंगा का विस्तार बता रहा है ये कि एक प्रकाश वर्ष मतलब हजारों प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बहुत बड़ी इकाई होती है, ठीक है। और वैसे ही हजारों प्रकाश वर्ष में मापी जा सकती है। 80,000 से 1,50,000 वर्ष के बीच में एक आकाशगंगा का व्यास हो सकता है। और आकाशगंगा का निर्माण कैसे हुआ? जैसे एक बादल का निर्माण होता है हाइड्रोजन के बने विशाल बादल के संचयन से, मतलब बादल जब आपस में पास आने लगे, झुंड बनने लगे, तो इस तरह से आकाशगंगा का निर्माण हुआ। झुंड बढ़ते बढ़ते गैसीय पिंड बने, और फिर इस तरह से तारों का निर्माण हुआ। जैसे कि कोई झुंड ज़्यादा मतलब सघन हो गया, एक पिंड जैसा बन गया, और धीरे धीरे तारों का निर्माण हुआ। अब आपको पता, तारों का निर्माण 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि तारों का निर्माण लगभग आज से कितने वर्ष पहले हुआ था। अगर आप प्रकाश वर्ष को देखना चाहो कि एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी पे होता है, तो इसने कहा है प्रकाश वर्ष समय का नहीं वरन दूरी का माप है ना। हम ये सोचे कि नाम से ऐसे लगे प्रकाश वर्ष समय नापता होगा, नहीं, ये दूरी मापता है। प्रकाश की जो गति होती है, मतलब प्रकाश जिस गति से चलता है वह है 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से। मतलब 1 सेकंड में प्रकाश 3,00,000 किलोमीटर का सफ़र कर सकता है। और विचारणीय है कि 1 साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वह 1 प्रकाश वर्ष होगा। मतलब 1 सेकंड में प्रकाश 3,00,000 किलोमीटर चल सकता है, और 1 साल में सोच लो प्रकाश फिर कितना दूरी पे जाएगा, वह 1 प्रकाश वर्ष होगा। अर्थात यह 9.46111012 किलोमीटर के बराबर है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में औसत दूरी अगर पृथ्वी और सूर्य की देखें तो 14,95,98,000 वर्ग किलोमीटर है, और प्रकाश वर्ष के संदर्भ में यह केवल और केवल 8.311 प्रकाश वर्ष मतलब 311 वर्ष ही है, ठीक है। और अगर करोड़ों में देखें तो 14,95,98,000 वर्ग किलोमीटर दूर है। तो ये होती है प्रकाश वर्ष की दूरी। अब है ग्रहों का निर्माण। ग्रहों के निर्माण के लिए निम्नलिखित अवस्थाएं मानी जाती हैं। सबसे पहले तारे निहारिका के अंदर गैसों के गुंथित झुंड हैं। जैसे ही निहारिका बनी और गैसें ज़्यादा पास में आई तो और सघन झुंड बनते गए। इन गुंथित झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल में क्रोड का निर्माण हुआ, और इस गैसीय क्रोड के चारों तरफ गैस और धूल कणों की घूमती हुई तश्तरी विकसित होने लगी। ये कह रहा है कि पहले तो मतलब एक गुंथित झुंड, मतलब थोड़ा गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा हुआ तो झुंड सा बनने लगा, ठीक है। फिर उसकी क्रोड में बादल से आने लगे, चारों तरफ धूल के कण बनने लगे, और एक तश्तरी जैसे आकृति, तश्तरी मतलब ये बोलते हैं प्लेट कटोरी टाइप्स, प्लेट टाइप आकृति को, है ना। अगली अवस्था में गैसीय बादल का संघनन प्रारंभ हुआ। मतलब जो बादल एक गैस का एक थोड़ा झुंड सा बन गया था, उसका संघनन होने लगा, और क्रोड को ढकने वाले पदार्थ छोटे छोटे गोलों के रूप में विकसित हुआ। ये छोटे गोले संसंजन मतलब कि अणुओं के पारस्परिक आकर्षण की प्रक्रिया द्वारा ग्रहाणुओं में विकसित हुए। संगठन की क्रिया द्वारा बड़े पिंड बनने शुरू हुए, और गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप ये आपस में जुड़ गए, और छोटे पिंडों की संख्या ही ग्रहाणु है। मतलब ये एक तरह से तारों से छोटे मान लो, और उनसे तश्तरी से थोड़े बड़े पिंड बनने लगे, जिनको इसने ग्रहाणु नाम दिया। और अंतिम अवस्था में छोटे छोटे ग्रहाणुओं के सहवर्धित होने से कुछ बड़े पिंडों के रूप में ये बने, मतलब बड़े पिंडों का निर्माण हुआ, ठीक है। ग्रहाणु फिर आपस में मिलकर बड़े बड़े पिंड बनने लगे, जिसको हमने क्या कहा, तारा कहा। कोई नहीं पूछेगा तारों की अवस्था, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन पढ़ लेना, ठीक है। सौर मंडल। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8। निहारिका को सौर मंडल का जनक माना जाता है, और उसके ध्वस्त होने से क्रोड के बनने की शुरुआत लगभग 5 से 5.6 अरब वर्ष पहले हुई। ग्रहों का लगभग 4.6 से 4.56 अरब वर्ष पहले बने। हमारे सौर मंडल में सूर्य भी जो एक तारा ही है, और 8 ग्रह और 63 उपग्रह, लाखों छोटे पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह किसको बोलते हैं? ग्रहों के ही छोटे छोटे टुकड़े जो उनसे अलग हो जाते हैं। और एस्टेरॉइड्स मतलब धूमकेतु, और वृहत मात्रा में धूलिकण और गैस कण विद्यमान है। तो हमारे पास में एक तो सूर्य है, 8 ग्रह हैं, 63 उपग्रह हैं, और क्षुद्र ग्रह हैं बहुत सारे लाखों, और उसके बाद में एस्टेरॉइड्स मतलब धूमकेतु वगैरह हैं, और गैस और धूलकण, ये सब कुछ है।
ये 8 ग्रह कौन कौन से हैं? 8 ग्रहों में है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये भीतरी ग्रह कहलाते हैं क्योंकि ये सूर्य और क्षुद्र ग्रहों के बीच वाली पट्टी में स्थित है। और अन्य 4 ग्रह आउटर प्लैनेट्स मतलब कहलाते हैं, मतलब पार्थिव ग्रह या बाहरी ग्रह ये भी कहलाते हैं। और वो कौन से हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। देखो ये तो हमारा सूर्य है ना। और सूर्य के पास में यहाँ बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 तो इनर प्लैनेट्स कहलाते हैं, मतलब आंतरिक ग्रह सूर्य के पास में। और क्षुद्र ग्रहों की पट्टी फिर इनके बीच में आएगी, यहाँ क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, और फिर आएगा बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये चारों बाहरी ग्रह कहलाते हैं और यहाँ पे क्षुद्र ग्रहों की पट्टी पाई जाती है। ठीक है, और इनको पार्थिव ग्रह भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? एक मिनट। पहले 4 ग्रह पार्थिव ग्रह भी कहलाते हैं। पार्थिव मतलब होता है टेरेस्ट्रियल, मतलब पार्थिव, पृथ्वी जैसे ही, मतलब इनकी जो आकृति है, इनकी जो संरचना है वो कुछ कुछ पृथ्वी से मिलती है। इसका अर्थ यह है कि ये पृथ्वी के भांति शैल और धातुओं से बने हुए हैं। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले हैं, पृथ्वी से थोड़ा ज़्यादा घनत्व पाया जाता है। जबकि अन्य 4 ग्रह गैस के बने विशाल ग्रह या फिर जोवियन ग्रह कहलाते हैं। जो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है ना, वो जोवियन ग्रह कहलाते हैं, मतलब बृहस्पति जैसे दिखते हैं, जुपिटर जैसे दिखते हैं। जोवियन का अर्थ है बृहस्पति की तरह, जुपिटर के जैसे, है ना। इनमें से अधिक पार्थिव ग्रहों से विशाल, इनमें से अधिकतर पार्थिव ग्रहों से विशाल है और हाइड्रोजन और हीलियम के सघन वायुमंडल हैं। ये जो ग्रह हैं, जो हमारे बाहरी ग्रह हैं, ये पार्थिव ग्रह मतलब बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल से ज़्यादा बड़े हैं और इनका वायुमंडल भी हमसे थोड़ा सा अलग है। सभी ग्रहों का निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले एक ही समय में हुआ था। अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बोने ग्रह कहे जा सकते हैं। मतलब प्लूटो को पहले एक ग्रह माना जाता था, जिसे 9 ग्रह मानते थे, लेकिन अब प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। मतलब कुछ कंडीशंस है जिनको प्लूटो पूरा नहीं करता, इसलिए इसे बोना ग्रह माना गया है। ठीक है, पार्थिव और जोवियन ग्रहों में निम्न अंतर है। इतना सब कुछ हमसे नहीं पूछने वाले, तो अंतर वंतर ये सब आपको नहीं पढ़ना है। ये पढ़ लेते हैं अपन जो फैक्ट दिए गए हैं। पार्थिव ग्रह जनक तारे के बहुत ही समीप हैं, जहाँ अत्यधिक तापमान के कारण गैसें संघनित नहीं हो पाई हैं और घनीभूत भी नहीं हो सकी हैं। जबकि जोवियन ग्रहों की रचना अपेक्षाकृत दूरी पर, अधिक दूरी पर है। ये जो हमारे पार्थिव ग्रह हैं, पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये चारों मतलब ये कहते हैं कि जिस तारे से इनका निर्माण हुआ ना, उसके ज़्यादा पास में है और इनकी संरचना भी उनसे ज़्यादा मिलती जुलती है। जबकि जोवियन ग्रह हैं वो थोड़ा दूर हैं और इनकी रचना भी, जो इनका निर्माण करता ग्रह है, उनसे थोड़ी अलग हो गई है। सौर वायु सूर्य के नज़दीक ज़्यादा शक्तिशाली थी, अतः पार्थिव ग्रहों से ज़्यादा मात्रा में गैस और धूलकण उड़ा ले गई। और सौर पवन इतनी शक्तिशाली नहीं होने के कारण जोवियन ग्रहों से गैसों को नहीं उड़ा पाई। हमने कहा ना कि पार्थिव ग्रहों में तो हल्की गैसें पाई जाती हैं, मतलब कम गैसें पाई जाती हैं, कम घनत्व पाया जाता है। जबकि जो आउटर प्लैनेट्स हैं उनमें ज़्यादा घनत्व, ज़्यादा गैसें पाई जाती हैं, क्योंकि सौर जो किरण है जो सूर्य से चलती है वो इनकी तो गैसें उड़ा ले गई है ना, लेकिन यहाँ तक इतनी ज़्यादा नहीं पहुँच पाई, तो इनमें अभी भी थोड़ा सा ज़्यादा घनत्व पाया जाता है। पार्थिव ग्रहों के छोटे होने से इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कम रही है, जिसके परिणाम स्वरूप इनसे निकली हुई गैसें इन पर रुक नहीं सकी हैं। क्योंकि पार्थिव ग्रह छोटे हैं तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कम है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम है तो गैसों को वो खींच के रखने की क्षमता भी उसकी कम हो गई, इसलिए जो उनकी मूल गैसें हैं वो यहाँ से उड़ गई। जबकि जोवियन ग्रहों में ऑब्वियसली बड़े हैं तो गुरुत्वाकर्षण भी ज़्यादा है, इसलिए वो जो मूल गैसें थी वो अभी भी वहाँ पे विद्यमान है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का अकेला प्राकृतिक उपग्रह है। ग्रह देखो, ग्रह क्या होता है? ये तो है सूर्य और ये है हम सारे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो हम सब क्या करते हैं? सूर्य के चक्कर काटते हैं। तो सूर्य के चक्कर काटते हैं तो हम सब सूर्य के क्या है? उपग्रह हैं। ठीक है, जो भी ये ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाता है वो उस ग्रह का उपग्रह कहलाता है। तो ये हमारी पृथ्वी है और हमारे चारों तरफ चक्कर काटता है कौन? चंद्रमा। ठीक है, तो हमारा एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह एकमात्र है, मतलब कृत्रिम तो बहुत सारे हैं, उपग्रह हम खुद भी बना के छोड़ते हैं, वो तो बहुत सारे हैं, लेकिन प्रकृति ने जो हमें एकमात्र उपग्रह दिया है जो हमारे चारों तरफ घूमता है वो कौन है? चंद्रमा।
पृथ्वी की तरह चंद्रमा की उत्पत्ति के संबंध में भी अनेक मत प्रस्तुत किए गए हैं। सन 1838 ईस्वी में सर जॉर्ज डार्विन ने सुझाया कि प्रारंभ में पृथ्वी और चंद्रमा तेजी से घूमते हुए पिंड थे। यह पूरा पिंड डंबल, बीच में से पतला और किनारों पे से मोटा, ऐसी आकृति में था। ये कह रहा है ऐसा ऐसा कुछ था, ठीक है, आकृति में था, आकृति में परिवर्तित हुआ और अंतोतगत हुआ, टूट गया। उनके अनुसार चंद्रमा का निर्माण उसी पदार्थ से हुआ जहां आज प्रशांत महासागर एक गर्त के रूप में मौजूद है। ये कह रहा है चंद्रमा और पृथ्वी एक जैसी चीजों से बने हुए हैं और इसलिए दोनों की बहुत हद तक संरचना मिलती है। यद्यपि वर्तमान समय में वैज्ञानिक इनमें से किसी भी व्याख्या को स्वीकार नहीं करते। ऐसा विश्वास किया जाता है कि पृथ्वी के उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव का नतीजा है जिसे द बिग स्लैट कहा गया है। ये अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए द बिग स्लैट अवधारणा किससे संबंधित है, वो चंद्रमा की उत्पत्ति से संबंधित है। तो एक बहुत बड़ा टकराव हुआ था जिससे चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। ऐसा मानना है कि पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद ही मंगल ग्रह से 1 से 3 गुना बड़ा ग्रह के आकार का पिंड पृथ्वी से टकराया और इस टकराव से पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया और टकराव से अलग हुआ यह पदार्थ फिर पृथ्वी के कक्ष में घूमने लगा और आज यह चंद्रमा बना। यह घटना 4.44 अरब वर्ष पहले हुई। तो ये ग्रहों के निर्माण के बाद में हुआ। ये कह रहा है कि पृथ्वी जब घूमने लगी थी, पृथ्वी एक ग्रह बन गया था, तो एक बहुत बड़ा ग्रह जो मंगल से भी बड़ा था वो पृथ्वी के पास में आया और पृथ्वी से टकरा गया। ठीक है, टकरा गया, अब टकरा कर वो तो वापस चला गया जो उसकी दिशा थी उसमें, लेकिन उसका कुछ छोटा भाग है ना, मतलब पृथ्वी का ही कुछ छोटा भाग जो पृथ्वी से टकराया और उसका टुकड़ा निकला पृथ्वी का ही, वो पृथ्वी से थोड़ा अलग हो गया और वो चारों तरफ यूं पृथ्वी के घूमने लगा और वही आगे चलकर चंद्रमा बना। इस घटना को हम बोलते हैं द बिग स्लैट और यह अवधारणा सबसे ज़्यादा मान्य है क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा दोनों थोड़े से सेम से लगते हैं। पृथ्वी का उद्भव, क्या आप जानते हैं कि प्रारंभ में पृथ्वी की पृथ्वी चट्टानी गर्म और वीरान थी जिसका वायुमंडल भी विरल था और हाइड्रोजन वह हीलियम का बना हुआ था। मतलब जब पृथ्वी बनी तो मतलब वीरान तो थी, कोई नहीं था, और इसके अलावा बहुत सारे क्या थे इसमें, हीलियम गैसें थी और बहुत गर्म थी। आज पृथ्वी के वायुमंडल से यह बहुत अलग ही वायुमंडल था। अतः ऐसी कुछ घटनाएं और क्रियाएं अवश्य हुई होंगी जिनके कारण चट्टानी और वीरान और गर्म पृथ्वी एक सुंदर ग्रह में परिवर्तित हो गई जहाँ बहुत सारा पानी है और जीवन के लिए अनुकूल वातावरण है। अगले कुछ भागों में आप यह पढ़ेंगे कि आज से 460 करोड़ सालों के दौरान इस ग्रह पर जीवन का विकास कैसे हुआ। ठीक है, तो ये हम आगे अब पढ़ेंगे। पृथ्वी की संरचना परतदार है। वायुमंडल के बाहरी छोर से पृथ्वी के क्रोड तक जो भी पदार्थ है वो एक समान नहीं है। मतलब ये नहीं है कि हमें पृथ्वी के ऊपर स्थल मंडल पे जो पदार्थ दिखाई देते हैं वही पृथ्वी के अंदर वाले गर्भ में है, वो बिल्कुल अलग तरह के पदार्थ है। ठीक है, तो वायुमंडलीय पदार्थ का घनत्व सबसे कम है वायुमंडलीय पदार्थ का घनत्व सबसे कम है पृथ्वी की सतह से। इसके भीतरी भाग में अनेक मंडल हैं और उनकी हर एक मंडल के अलग अलग विशेषताएं। ये कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि पृथ्वी के ऊपर ही मंडल है, पृथ्वी के अंदर भी बहुत सारे मंडल बने हुए हैं। हर मंडल की अपनी एक विशेषता है और यही मंडल हम की पृथ्वी अंदर से कैसी है और कैसी एक गर्म आग का गोला जैसी पृथ्वी कैसे वर्तमान स्वरूप में आई, किस तरह से यह बनी, वही हम आगे देखेंगे। और आगे जो स्थल मंडल का विकास दिया गया है ये तो चलो हम पढ़ लेंगे, और इसके अलावा ये जो सारणी दी गई है कि भूवैज्ञानिक कालक्रम दिया गया है, ये इस सारणी से थोड़ा कुछ नहीं समझ आना। मैं इसको सरल रूप में कॉपी में लिख के लाऊंगी और ये सारणी मैं आपको याद करवाऊंगी क्योंकि इसमें से हमारे मेंस में मतलब 2 बार मेंस हुआ हमारा, 2016 में और फिर 18 वाली एग्ज़ाम का जैसे 19 में लगी थी वो उसमें हुआ। दोनों बार में इस सारणी में से क्वेश्चन पूछे गए। एक बार तो बड़ा क्वेश्चन पूछा गया, भूवैज्ञानिक कालक्रम की ये पूरी सारणी बनानी थी, और इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया था हमारी मेंस में वो पूछा गया था, इसमें से एक काल पूछा गया था, ट्रियासिक काल के बारे में बताइए, और वो शायद ट्रियासिक पूछा या जुरासिक पूछा। 5 नंबर का क्वेश्चन था, तो हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इससे, और मैं हमेशा इसे स्किप कर देती थी, लेकिन अब मैं इसे पढ़ने लगी हूँ। मुझे एक ही चीज़ है जो ज्योग्राफी में अच्छी नहीं लगती थी, वो थी ये सारणी, और दोनों बार मैं मेंस में क्वेश्चन छोड़ के आई थी। ठीक है, तो इस बार मैं भी पढ़ूंगी, मतलब अब तो मैं इसे याद करने लग गई और मैं कोशिश करूँगी कि आसान भाषा में आपको समझाऊँ, और कल हम ये चैप्टर पूरा कर लेंगे। कल नहीं, परसों चैप्टर पूरा होगा हमारा। ठीक है, एक में सारणी पढ़ेंगे और एक में बाकी बचा हुआ लेसन पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ में। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।